हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी अकाउंट का नेक्स्ट चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो जिसमें हम लोग समझेंगे कि डिबेंचर क्या होता है और डिबेंचर की जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सिलेबस में। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बिजनेस को डिफरेंट पर्पसेस के लिए फंड की जरूरत पड़ती है, वो चाहे लॉन्ग टर्म है, चाहे शॉर्ट टर्म है या फिर मिड टर्म है। अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो बिजनेस अपने नीड को दो तरीके से पूरा करता है। एक को हम बोलते हैं ओन फंड और एक को हम बोलते हैं बोरोड फंड। ओन फंड का एक ऑप्शन था शेयर कैपिटल, जिसके लिए कंपनी इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है। इस टॉपिक को हम लोग लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब सेकंड ऑप्शन होता है कंपनी के पास बोरोड फंड का। बोरोड फंड में आता है बैंक लोन, राइट। अगर किसी बिजनेस को बोरो करना होता है तो वो या तो बैंक से लोन लेती है, इसके अलावा कंपनी के पास एक और ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर। तो बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यह कंपनी डिबेंचर को ऑप्ट करती ही क्यों है? अगर किसी कंपनी को बैंक लोन लेना होता है तो बैंक की फॉर्मेलिटीज होती है, बैंक में कोलैटरल सिक्योरिटीज होती है, और दूसरी बात, बैंक जब भी किसी बिजनेस को फंड देता है तो उसकी एक लिमिट होती है। इज दैट क्लियर? तो कंपनी के पास फिर एक और ऑप्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर। तो डिबेंचर एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन है, राइट। सेकंड, डिबेंचर के थ्रू कंपनी पब्लिक से भी लोन ले सकती है या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकती है, राइट। तो हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कंपनी पब्लिक से या किसी अदर इंस्टीट्यूशन से डिबेंचर के थ्रू लोन लेती है तो उसके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? इज दैट क्लियर? तो जब भी कोई कंपनी पब्लिक को डिबेंचर इश्यू करती है देन प्रोसेस विल बी सेम। मान लीजिए कोई कंपनी डिबेंचर के थ्रू पब्लिक से या किसी अदर इंस्टीट्यूशन से 10 लाख का फंड बोरो करना चाहती है, तो जैसे शेयर के केस में हम टोटल शेयर कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं इक्वल पोर्शन में, तो बिल्कुल डिबेंचर भी उसी तरह से होता है। तो कंपनी अगर 10 लाख की डिबेंचर इश्यू करती है तो उसको डिवाइड कर देती है 1 लाख डिबेंचर एट ₹10 ईच। शेयर में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या पे करती है? डिविडेंड, इट मींस पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जबकि डिबेंचर के केस में कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को पे करती है इंटरेस्ट, और यह रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री डिसाइडेड होता है, क्योंकि जब भी कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर लोन लेगा तो उस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से डिसाइड होता है। तो यहां पर एक डिनोमिनेशन होता है, फॉर एग्जांपल 9%। तो 9% इंडिकेट करता है दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? सो कंपनी को चाहिए थे ₹10 लाख, राइट। कंपनी 1 लाख डिबेंचर इश्यू करती है, ₹10 ईच। तो यहां पर भी कंपनी के पास सिमिलर टू शेयर्स दो ऑप्शन होंगे, फॉर अ लमसम पेमेंट या फिर सेकंड ऑप्शन होगा पेमेंट इन पार्ट्स। गॉट इट? तो कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर इश्यू करती है, चाहे वो लमसम पेमेंट पे करे या फिर पेमेंट्स इन पार्ट्स में करे, तो यहां पर 3 सिचुएशन होती है। डिबेंचर इश्यूड एट पार,
और एट पार का मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जहां पर नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फेस वैल्यू। यानी कि कंपनी के डिबेंचर की वैल्यू है ₹10 पर डिबेंचर और कंपनी पब्लिक से भी ₹10 पर डिबेंचर ही डिमांड करती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इश्यूड एट पार। और बच्चों इस सिचुएशन को हम लोग ऑलरेडी इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेकंड कंडीशन होती है इश्यूड इश्यूड एट प्रीमियम। अब इश्यूड एट प्रीमियम क्या होता है, जहां पर नॉमिनल वैल्यू इज मोर देन द फेस वैल्यू। इट मींस डिवेंचर की फेस वैल्यू थी ₹10, जबकि कंपनी पब्लिक से डिमांड करती है ₹10 + 2, और ये 2 हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इसका नाम दिस इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास इश्यू ऑफ शेयर में भी सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से था और यहां पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से ही होगा, राइट। अब यहां पर अनलाइक इश्यू ऑफ शेयर एक कंडीशन और हो सकती है, एंड दैट इज इश्यूड एट डिस्काउंट। इश्यूड एट डिस्काउंट का मतलब होगा कि कंपनी की नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मतलब जो वैल्यू कंपनी पब्लिक से डिमांड करती है, दैट इज नॉमिनल वैल्यू। इस केस में नॉमिनल वैल्यू विल बी लेस देन द फेस वैल्यू। इट मींस कंपनी की अगर फेस वैल्यू डिबेंचर की है ₹10, तो कंपनी पब्लिक से डिमांड करती है 10 - 2 यानी कि ₹8, और यहां पर इस ₹2 का नाम होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हमारे पास एक सिचुएशन एक्स्ट्रा होगी इश्यूड एट डिस्काउंट की। क्लियर है? सो इन तीनों ही कंडीशन को हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट, फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर अ लंप सम पेमेंट, और लंप सम पेमेंट में वी हैव कंडीशन 1, इट मींस issued at par. So we have an example, नंबर ऑफ 9% डिबेंचर है 1 लाख और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है ₹10। तो अगर कंपनी लंप सम पेमेंट में इश्यू करती है, इन दैट केस फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, सो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और हमारे पास डिबेंचर है 1 लाख, फेस वैल्यू है 10, सो इट विल बी ₹10 लाख। तो 10 लाख डेबिट एंड 10 लाख क्रेडिट। नरेशन विल बी बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, राइट। और इसके बाद इस डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। So entry will be in, and second entry will be 9% debenture application and allotment money account debited to 9% debenture account, right? And amount will be ₹10 lakh. And narration will be being एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग एंट्री पास करेंगे अगर डिबेंचर पार में इश्यू होता है इन दैट केस।
Is that clear? Now we have second condition, debenture issued at premium. So again, we have a number of debentures same. That is 1 लाख debentures और हमारे पास है फेस वैल्यू ₹10 और प्रीमियम की अमाउंट है ₹2. इट मींस एंड नॉमिनल वैल्यू विल बी ₹12. इस केस में फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9%. ऑलवेज रिमेंबर, आपको ये परसेंटेज मेंशन करनी जरूरी है. ये परसेंटेज है फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए. 9% सो इट्स जस्ट वी हैव डिवेंचर ₹1 लाख और जब बैंक में पैसा आएगा तो बैंक में पैसा आएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी कि ₹12. सो अमाउंट विल बी ₹12 lakh. Got it? A narration will be being application and allotment money received. अब इस डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में. सो द एंट्री विल बी 9%. सो स्टूडेंट, जैसा हम लोगों ने इक्विटी जैसा हम लोगों ने शेयर के केस में पढ़ा था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट हमेशा शेयर कैपिटल के साथ आती है, वैसे ही यहां पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट हमेशा डिबेंचर अकाउंट के साथ ही आएगी. राइट? It means to securities premium account. Now 12 लाख रुपीज विल बी डेबिट और यहां पर हमारे पास डिबेंचर है 1 लाख के और उसकी फेस वैल्यू है ₹10 और सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा ₹2. सो अमाउंट विल बी 10 लाख एंड ₹2 lakh. राइट? And narration will be being application and allotment money transferred to 9% debenture. तो बच्चों इस तरह से हम लोग पास करते हैं अगर डिबेंचर प्रीमियम में इश्यू होता है इन दैट केस. गॉट इट? सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव थर्ड कंडीशन, डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट. और बच्चों एंड नाउ वी हैव अ सिमिलर एग्जांपल. और अगर यहां पर डिस्काउंट है ₹2 का तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर विल बी ₹8. तो बच्चों डिस्काउंट ऑन इश्यू, अगर कोई कंपनी डिबेंचर को डिस्काउंट में इश्यू कर रही है, इट मींस कंपनी बेरिंग ऑफ अ लॉस ऑफ ₹2. तो लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं. राइट? तो डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट हमेशा डेबिट ही होगा फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को ड्यू की एंट्री के साथ ही एडजस्ट किया जाता है, वैसे ही डिस्काउंट के अकाउंट को भी ड्यू की एंट्री में ही एडजस्ट किया जाएगा. राइट? सो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट. सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, हमारे पास है 1 लाख शेयर्स और बैंक में पैसा आएगा ₹8 से. इट मींस 1 लाख इंटू ₹8, सो इट विल बी ₹8 lakh. And narration will be being debenture application and allotment money received. Got it? And second entry will be 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट और साथ में हम लोग
इस डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे और इसके लिए जो अकाउंट ओपन होता है उसका नाम है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और इसको हम लोग करेंगे डेबिट। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, इसको हम डिस्काउंट ऑन इश्यू भी लिख सकते हैं टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। अब बच्चों इसमें अमाउंट होगा ₹1,00,000 इंटू ₹8, जितने अमाउंट से ये क्रेडिट हुआ था उसी अमाउंट से अकाउंट डेबिट होगा, एंड 1,00,000 इंटू ₹2। ₹2 का है डिस्काउंट, सो इट विल बी ₹8,00,000, इट विल बी ₹2,00,000। और डिबेंचर अकाउंट को हम लोग करेंगे क्रेडिट ₹10,00,000 से। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम तीनों कंडीशंस में डिबेंचर के लिए एंट्री पास करते हैं अगर डिबेंचर इश्यू होता है फॉर लम सम पेमेंट। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई कंपनी डिबेंचर को इश्यू करती है फॉर लम सम पेमेंट तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं। तो आज हम लोग करेंगे, अगर कोई कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है और पेमेंट्स को लेती है इंस्टॉलमेंट्स में यानी कि पार्ट्स में, तो उस कंडीशन में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट वैसे ही होंगी जैसे हम लोगों ने शेयर के केस में किया था। इट मींस कंपनी अपने डिबेंचर की फेस वैल्यू को डिफरेंट पार्ट्स में डिमांड कर सकती है और उसमें हर इंस्टॉलमेंट का एक पर्टिकुलर नाम है। इंस्टॉलमेंट के नाम होंगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी, सिमिलरली डिबेंचर अलॉटमेंट मनी, डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर सेकेंड कॉल एंड सो ऑन। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कंपनी पार्ट्स में फेस वैल्यू को डिमांड करती है तो हम अपनी सभी सिचुएशन में यानी कि तीनों कंडीशंस हमारे पास थी, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट में, इन ट्रांजैक्शन को कैसे जर्नलाइज किया जाता है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल कि कोई कंपनी 1,00,000 डिबेंचर इश्यू करती है। सो दिस इज नंबर ऑफ डिबेंचर, इसकी फेस वैल्यू है ₹10, एप्लीकेशन में कंपनी डिमांड करती है ₹3, अलॉटमेंट में ₹4 एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल। सो दिस इज नॉमिनल वैल्यू, राइट? तो इट मींस ये फर्स्ट कंडीशन है इश्यूड एट पार। तो सबसे पहले कंपनी पब्लिक को एप्लीकेशन ऑफर करती है, पब्लिक उस एप्लीकेशन को फिल करेगी और भेजेगी साथ में ₹3 फॉर ईच डिबेंचर, राइट? और जब कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी देन कंपनी एंट्री पास करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, देन 8% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, एंड वी हैव 1,00,000 डिबेंचर्स और एप्लीकेशन है ₹3 की, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, सो अमाउंट विल बी ₹3,00,000, राइट? एंड नरेशन विल बी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, राइट? दिस विल बी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में हम लोग इस एप्लीकेशन मनी के अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर के अकाउंट में, देन एंट्री विल बी 8% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट एंड अमाउंट विल बी ₹3,00,000, राइट? नरेशन विल बी being application money transferred to 9% debenture account. So students, this is first set of entry application के लिए, right? अब जैसे ही कंपनी
डिबेंचर एप्लीकेशन की मनी को ट्रांसफर करती है डिबेंचर अकाउंट में, उसके बाद कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को कॉल करेगी अलॉटमेंट मनी के लिए, और कॉल करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट मनी को ड्यू करना, राइट। सो अब पहले ड्यू की एंट्री होगी, तो ड्यू की एंट्री होगी 8% डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। वी हैव 1 लाख डिबेंचर्स और अलॉटमेंट मनी है ₹4 की, सो ड्यू अमाउंट होगा ₹4 लाख एंड नरेशन विल बी बीइंग allotment money due, right? And after that जितने भी डिबेंचर होल्डर्स हैं जिनको डिबेंचर अलॉट हुए हैं वो पे करेंगे अलॉटमेंट मनी को, तो पैसा आएगा बैंक में। सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू %8 डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट, रुपीज विल बी 4 लाख। गॉट इट? एंड नरेशन विल बी बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। गॉट इट? आफ्टर दैट फर्स्ट कॉल की एंट्री, बच्चों फर्स्ट कॉल की एंट्री आप लोगों के लिए होमवर्क है, डू इट योरसेल्फ। गॉट इट? ये तो वो सिचुएशन है जहां पर डिबेंचर इशू किया गया है एट पार, राइट। वी हैव सेकंड सिचुएशन, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। इसी एग्जांपल में डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ₹3 की है और मान लीजिए अलॉटमेंट मनी है ₹2, तो उस केस में नॉमिनल वैल्यू विल बी ₹12। गॉट इट? और ये जो ₹2 के अमाउंट है इसको हम लोग लिखते हैं एज ए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो बच्चों इस केस में एप्लीकेशन की एंट्री बिल्कुल सेम उसी तरह से होगी जैसे हम लोगों ने किया था। इट मींस बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी और ₹1 लाख इंटू ₹3, सो अमाउंट विल बी ₹3 लाख। और बच्चों इसके लिए नरेशन क्या होगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। गॉट इट? इसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हैं हम लोग डिबेंचर अकाउंट में, सो एंट्री विल बी 8% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट and the amount will be same and narration will be being application money transfer to debenture account, right? So students, now डिबेंचर अलॉटमेंट मनी और हम लोगों ने और डिबेंचर अलॉटमेंट मनी में हमारे पास है प्रीमियम, और हम लोगों ने को ये चीज पढ़ चुके हैं कि प्रीमियम के अमाउंट को हमेशा डिबेंचर के साथ ही लिखा जाएगा। सो एंट्री विल बी 8% डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम एक तरह की एडिशनल अमाउंट है और इसको हम लोग करेंगे क्रेडिट सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड टू 8% डिबेंचर अकाउंट, राइट। सो वी हैव 1 लाख डिबेंचर्स, प्रीमियम के अमाउंट है ₹2 एंड 1 लाख डिबेंचर और डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू है ₹4। सो इट मींस 6 लाख, 2 लाख एंड 4 लाख, राइट। सो ये एंट्री है ड्यू प्ले नरेशन विल बी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम, और जब बैंक पे पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट और डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट होगा क्रेडिट एंड अमाउंट विल बी ₹6 लाख। नरेशन विल बी बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड।
सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, बैंक की एंट्री में कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम को मेंशन नहीं करते हैं, वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा इसके अमाउंट में। गॉट इट? सिमिलरली फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री इज इट अ टास्क फॉर यू? सो स्टूडेंट्स, वी हैव नाउ थर्ड कंडीशन, डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट। और बच्चों, डिस्काउंट कहीं पर भी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। इट मे बी विद एप्लीकेशन, इट मे बी विद अलॉटमेंट और कॉल्स। बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको अलॉटमेंट के साथ लेते हैं। सो अलॉटमेंट बनी था ₹4 का, इसमें ₹2 का डिस्काउंट है। सो नॉमिनल वैल्यू विल बी ₹8। गॉट इट? रिमेंबर, किसी भी सिचुएशन में डिबेंचर की फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, फेस वैल्यू विल रिमेन सेम, जबकि नॉमिनल वैल्यू मे बी इक्वल टू फेस वैल्यू, मे बी मोर देन फेस वैल्यू और मे बी लेस देन फेस वैल्यू। गॉट इट? सो जब डिस्काउंट का केस होगा तो डिस्काउंट के केस में डिबेंचर एप्लीकेशन मनी के लिए जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम होगी। तो हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री पास करेंगे अब डिबेंचर अलॉटमेंट मनी के लिए। इज दैट क्लियर? सो एंट्री विल बी 8% डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट। और बच्चों, डिस्काउंट एक तरह का लॉस होता है, लॉसेस हमेशा होते हैं डेबिट। और यहां पर इस डिस्काउंट के लिए कंपनी एक अकाउंट ओपन करती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट, राइट? तो इसको लिखा जाता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, या इसको सिर्फ डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट भी कह सकते हैं, टू 8%। और इसके लिए अमाउंट अलॉटमेंट मनी की नेट अमाउंट है ₹2 आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डिस्काउंट। तो 1 लाख डिबेंचर है, इट विल बी ₹2। 1 लाख डिबेंचर है और डिस्काउंट की अमाउंट है हमारे पास ₹2 और अलॉटमेंट है ₹4 का। तो डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू ही आती है। सो इट विल बी ₹2 लाख and ₹2 lakh debited and ₹4 lakh will be credited, right? Narration will be being debenture allotment money due, right? अब जब इसके बाद हम लोग बैंक की एंट्री पास करेंगे तो बैंक में अमाउंट आएगा डिस्काउंट माइनस करने के बाद ₹2। So entry will be bank account debited to 8% debenture allotment money account और अमाउंट होगा ₹2 लाख। Got it? As similarly students, first call की एंट्री that will be a task for you। तो इस तरह से हम लोग जनरलाइज करते हैं ट्रांजैक्शन को डिफरेंट केसेस में फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि ये रिडीमेबल डिबेंचर होता क्या है। सो अभी तक एक चीज क्लियर हो चुकी है कि डिबेंचर कहा जाता है लोन को, और अगर कोई कंपनी लोन लेती है तो ऑफ कोर्स उस लोन को वापस भी करना होता है। तो लोन के रीपेमेंट को ही हम लोग बोलते हैं रिडीम करना। गॉट इट? तो रिडीम वर्ड यूज किया जाता है रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए। गॉट इट? तो जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो कंपनी के पास 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। एक डिबेंचर जिनको हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर, और एक वो डिबेंचर जिनको कहा जाता है नॉन रिडीमेबल। राइट? तो रिडीमेबल डिबेंचर जिनके रीपेमेंट का टेन्योर, यानी कि इस लोन का रीपेमेंट कंपनी ने कब करना है, ये
इश्यू के टाइम ही क्लियर होता है। गॉट इट? जबकि नॉन रिडीमेबल डिबेंचर होंगे, इसका लोन तभी वापस होगा जब कंपनी वाइंड अप होगी, यानी कि जब कंपनी होगी बंद, तो तब तक डिबेंचर होल्डर को उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। गॉट इट? तो अभी हमारा टॉपिक है रिडीमेबल डिबेंचर। तो जब भी कोई कंपनी रिडीमेबल डिबेंचर इश्यू करती है, तो इश्यू करने के टाइम ही कंपनी को अपने डिबेंचर होल्डर को बताना होता है कि रिडेम्पशन की कंडीशंस क्या होंगी। तो इन कंडीशंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डिबेंचर को इश्यू करना और एक डिबेंचर को रिडीम करना। राइट? तो कोई भी कंपनी डिबेंचर को इश्यू करती है पार में, और रिडीम वो कर सकती है पार में या फिर एट प्रीमियम। इट मींस फॉर एग्जांपल कंपनी ने लिया ₹100 अपने डिबेंचर होल्डर से, राइट? और 100 रुपीज है इसकी फेस वैल्यू। तो इट मे पॉसिबल कि वो कंपनी अपने डिबेंचर को होल्डर को कहे कि भैया जब हम वापस करेंगे तो आपको ₹100 ही वापस करेंगे, बीच में इंटरेस्ट पेमेंट होता रहेगा, राइट? और सेकंड सिचुएशन क्या होती है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कहेगी हम आपको आपसे 100 रुपीज ले रहे हैं लोन के, लेकिन हम आपको वापस करेंगे ₹105। सो इट मे पॉसिबल। गॉट इट? सिमिलरली सेकंड कंडीशन होती है कि कंपनी डिबेंचर प्रीमियम में इश्यू करे और उसको रिडीम करे या तो पार में या फिर प्रीमियम में, राइट? इट मींस कंपनी डिबेंचर होल्डर से ले रही है 110 रुपीज, गॉट इट? जबकि वापस कर रही है कंपनी या तो 100 रुपीज या फिर 105 रुपीज, गॉट इट? सो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, गॉट इट? और थर्ड है कि कंपनी डिस्काउंट में डिबेंचर इश्यू करे और कंपनी रिडीम करे उसको पार में और प्रीमियम में, गॉट इट? सो वी हैव 6 सिचुएशन कि कंपनी पार में इश्यू कर रही है, पार या फिर प्रीमियम में रिडीम कर रही है, कंपनी डिबेंचर को प्रीमियम में इश्यू करती है जबकि पार या प्रीमियम में रिडीम कर सकती है, सिमिलरली डिस्काउंट में इश्यू कर रही है और पार या प्रीमियम में रिडीम कर सकती है। बट ऑलवेज रिमेंबर, नो डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। इट मींस कोई भी कंपनी लॉ के हिसाब से ऑथराइज नहीं है कि वो डिबेंचर को पार, प्रीमियम या डिस्काउंट में तो इश्यू कर सकती है, लेकिन डिस्काउंट में रिडीम नहीं कर सकती। ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो बच्चों बेसिकली हमारा टॉपिक यही है कि जब कंपनी इस तरह से डिबेंचर इश्यू करती है तो इस रिडेम्पशन की कंडीशन को उसी टाइम ही जर्नलाइज किया जाता है जब कंपनी डिबेंचर को इश्यू कर रही होती है। गॉट इट? तो जब भी हम इस तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं, सो रिमेंबर हमारी इस पूरी ट्रांजैक्शन के दो पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा इश्यू का और एक पार्ट होगा रिडीम का, राइट? फॉर एग्जांपल इसके लिए एग्जांपल लेते हैं कि 1000। इस तरह के क्वेश्चंस में ट्रांजैक्शन दो तरीके से लिखी रहती है। 1000 डिबेंचर इश्यूड एट ₹1000, रिडीमेबल एट ₹105, या फिर यह भी हो सकता है अ कंपनी इश्यू 1000 रिडीमेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल एट ₹105। जब भी इस तरह की ट्रांजैक्शन होती है तो ऑलवेज रिमेंबर आपके पास ट्रांजैक्शन के दो पार्ट होंगे, एक इश्यू का और एक रिडेम्पशन का, राइट? यहां पर क्लियर है कि कंपनी 100 रुपीज में डिबेंचर इश्यू कर रही है, इट मींस इश्यू कर रही है एट पार में और रिडीम कर रही है एट प्रीमियम में, गॉट इट? तो जब भी कोई कंपनी डिबेंचर को प्रीमियम में रिडीम करती है तो हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, राइट?
और यह अकाउंट होगा क्रेडिट। और इस अकाउंट को एडजस्ट करने के लिए हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट, और यह अकाउंट होगा डेबिट। और इस पूरे सेट को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो जब भी हम इनकी ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम जर्नल एंट्री के भी दो पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा इश्यू का और उसमें एडजस्टमेंट करेंगे प्रीमियम के लिए। अगर डिबेंचर प्रीमियम रिडीम होता है ओनली इन दैट केस, राइट। और अगर डिबेंचर एट पार में है तो नो एडजस्टमेंट, कुछ भी एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं होगी, राइट। तो इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं कुछ एग्जांपल से। गॉट इट? कि मान लीजिए कोई कंपनी 1009% डिबेंचर इश्यू करती है 100 रुपीज में, और जो कि रिडीमेबल है एट ₹100। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, डिबेंचर की स्टैंडर्ड फेस वैल्यू हम लोग लेंगे ₹100, राइट। सो स्टूडेंट, जब भी आपके पास इस तरह की ट्रांजैक्शन आती है तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोग दो अलग अलग फेज में, दो अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक पार्ट होगा डिबेंचर को इश्यू करने का और एक पार्ट होगा उस डिबेंचर को रिडीम करने का, राइट। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में डिबेंचर इश्यूड एट ₹100, राइट। तो इश्यूड एट 100 इट मींस डिबेंचर इश्यू किया हुआ है पार में, और रिडीमेबल एट 100। तो रिडीमेबल एट 100 का मतलब होता है रिडीमेबल एट पार। क्लियर है? तो डिबेंचर इश्यू भी पार में किया हुआ है और रिडीम भी पार में किया हुआ है। तो इश्यू वाले पार्ट के लिए हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री पास, और इसके लिए हम लोग करेंगे एक एडजस्टमेंट, राइट। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस में हमेशा इश्यू के लिए जर्नल पास किया जाता है और रिडेम्पशन की कंडीशन के लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट पास करते हैं, राइट। सो इश्यू वाले पार्ट के लिए हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री पास, और जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड वी हैव 1000 डिबेंचर्स, और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है ₹100। सो अमाउंट विल बी ₹1 लाख डेबिट एंड ₹1 लाख क्रेडिट, राइट। being application and allotment money received, right। तो बैंक की एंट्री हर केस में सिंपल ऐसे ही होगी। अब सेकेंड एंट्री हम लोग उसके जब ट्रांसफर की एंट्री पास करेंगे, देन एंट्री विल बी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, एंड अमाउंट विल बी ₹1 लाख। Being application and allotment money transferred to debenture account, right? So students, remember, अगर डिबेंचर को पार में रिडीम करना है तो उस केस में कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं होगी, नो एडजस्टमेंट, राइट। तो सिंपल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड 9% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। तो ये वो सिचुएशन है जहां पर डिबेंचर इश्यू भी पार में किया हुआ है और रिडीम भी पार में ही किया है। गॉट इट? नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव सेकंड एग्जांपल, 1009% डिबेंचर इश्यूड एट ₹100 एंड रिडीमेबल एट ₹5। इट मींस ये डिबेंचर इश्यू किया है पार में और रिडीम कर रहे हैं इसको प्रीमियम में। गॉट इट? सो फर्स्ट एंट्री विल बी, तो इस कंडीशन में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अमाउंट विल बी ₹1 लाख।
नरेशन विल बी बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, और जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में तो वहां पर हम लोग पास करेंगे इसके लिए एक एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट का सिंपल रूल है कि पहले आप लिखिए 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट, एंड रिमेंबर ड्रॉप वन लाइन, एक लाइन ड्रॉप करके यहां पर लिखिए टू 9% डिबेंचर अकाउंट। गॉट इट? एंड अमाउंट विल बी 1000 into ₹100, इट मीन्स ₹1 लाख डेबिट एंड ₹1 लाख क्रेडिट। तो बच्चों ये तो एंट्री पास हो गई इश्यू के लिए, गॉट इट? क्योंकि इश्यू क्या था पार में, सो एंट्री विल बी सिंपल। अब हमने डिबेंचर को रिडीम करना है प्रीमियम में, तो जब भी कोई डिबेंचर प्रीमियम में रिडीम होगा इट मींस कंपनी ने उससे लिए थे ₹100, जबकि वापस कर रही है उसको 105 रुपीज। गॉट इट? तो इस कंडीशन में कंपनी एक अकाउंट ओपन करेगी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। राइट? तो एक अकाउंट ओपन होगा प्रीमियम रिडेम्पशन जिसको हम लोग करेंगे क्रेडिट, और नंबर ऑफ डिबेंचर है 1000, प्रीमियम है ₹5 का, सो इट विल बी ₹5000। राइट? लेकिन इस पूरी प्रोसेस में हो रहा है कंपनी को लॉस, और लॉस क्योंकि डेबिट होता तो कंपनी एक अकाउंट ओपन करती है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। गॉट इट? और ये लॉस कितने का है? ₹5000 का। गॉट इट? तो इस तरह से कंपनी इस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को एडजस्ट करती है। गॉट इट? और यह हमेशा होगा जब भी कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर को प्रीमियम में रिडीम कर रही है तो आपको ये दो एडजस्टमेंट इसमें पास करना ही पड़ेगा। गॉट इट? यही है सिंपल लॉजिक इस पूरे टॉपिक का। So students, now we have third example, 1009% debenture issued at ₹105 and redeemable at ₹100. It means ये डिबेंचर इश्यू किए हुए इश्यूड एट प्रीमियम, जबकि इन डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं एट पार। गॉट इट? तो इस कंडीशन में अगेन रूल विल बी सेम कि फर्स्ट पार्ट के लिए यानी कि इश्यू वाले पार्ट के लिए हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री पास, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंपली करते हैं, और इस पार्ट के लिए करेंगे एडजस्टमेंट पास। राइट? सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट विल बी क्रेडिट, और डिबेंचर हमारे पास है 1000, डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं प्रीमियम में यानी कि बैंक में आएंगे ₹105। सो अमाउंट विल बी 1,05,000 being डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री, क्योंकि डिबेंचर प्रीमियम में इश्यू किए हुए हैं, सो एंट्री विल बी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो दिस अमाउंट विल बी 1,05,000। हमारे पास है डिबेंचर 1000, फेस वैल्यू है डिबेंचर की 100 रुपीज, 1000 प्रीमियम है ₹5 का, सो इट विल बी ₹1 लाख एंड प्रीमियम की अमाउंट होगी 5000। डिबेंचर क्योंकि रिडीम में पार हो रहे तो रिडीम में पार का मतलब होता है नो एडजस्टमेंट। राइट? सो एंट्री विल बी रिमेन दिस। गॉट इट? क्योंकि यहां पर पार में रिडीम हो रहे हैं तो इसलिए कुछ भी एडजस्टमेंट पास नहीं होगा। गॉट इट?
So students, we have 4 transactions, 1009% debenture issued at rupees 110 and redeemable at rupees 105. तो बच्चों यहां पर हमारे पास कंडीशन है कि डिबेंचर इश्यू भी हम प्रीमियम में कर रहे हैं और रिडीम भी प्रीमियम में कर रहे हैं. गॉट इट? तो देख के तो लग रहा है कि डिबेंचर इश्यू किया हुआ है 110 में, 110 रुपए में, यानी कि कंपनी ने 10 रुपीज एक्स्ट्रा लिया है और कंपनी पे कर रही है रुपीज 105, यानी कि कंपनी को हो रहा है एक तरह का गेन. बट ऑलवेज रिमेंबर, प्रीमियम के अमाउंट को सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू से ही कंपेयर करते हैं. गॉट इट? तो इस कंडीशन में भी कंपनी को 5 रुपीज का लॉस हो रहा है. गॉट इट? सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट bank account debit to 9% debenture application and allotment account, and amount will be 1110. It means 1,10,000. और जब हम करेंगे इसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर, सो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी डेबिटेड. क्योंकि यहां पर रिडीम एट प्रीमियम में है, सो ड्रॉप 1 लाइन और यहां पर एक लाइन ड्रॉप करके हम लिखेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. गॉट इट? एंड अमाउंट विल बी 1,000 इंटू 1,110, सो 1,10,000. यहां पर अमाउंट होगा 1,000 इंटू 100 और प्रीमियम के अमाउंट है 1,000 इंटू 10, सो इट विल बी रुपीज 1,00,000 एंड रुपीज 10,000. सो स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन से बचने के लिए ऑलवेज फॉलो दिस स्टेप. सबसे पहले आप इश्यू की एंट्री को पूरा करो, उसके अमाउंट्स को लिखो. देन अब हम पास करेंगे इसके लिए एडजस्टमेंट. तो एडजस्टमेंट में क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है तो एक अकाउंट ओपन होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट को हम लोग करेंगे क्रेडिट, और इस प्रीमियम की वजह से कंपनी को होता है लॉस, तो यहां पर एक अकाउंट होगा लॉस ऑन इश्यू अकाउंट. गॉट इट? और लॉस हो रहा है ₹5 का, सो अमाउंट विल बी 1,000 इंटू ₹5. तो 5 रहेगा लॉस ऑन इश्यू ₹5,000. सो इस तरह से हम लोग जनरलाइज करते हैं ट्रांजैक्शन को जब कोई कंपनी रिडीमेबल डिबेंचर इश्यूज करती है और रिडेम्पशन की कंडीशन है एट प्रीमियम की. राइट? सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव थर्ड टाइप ऑफ इश्यू, जब कोई कंपनी डिस्काउंट में डिबेंचर इश्यू करती है और इसको रिडीम करती है या तो पार में या फिर प्रीमियम में. सो वी हैव एन एग्जांपल, 1009% डिबेंचर इश्यूड एट ₹90 एंड रिडीमेबल एट पार. सो बच्चों, ये डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं एट डिस्काउंट और रिडीम हो रहे हैं एट पार. राइट? सो अगेन मेथड विल बी सेम. इश्यू के पोर्शन के लिए हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री पास और रिडीम के लिए करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट पास. सो इश्यू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट एंड वी हैव 1,000 डिवेंचर, और क्योंकि डिवेंचर डिस्काउंट में इश्यू हुआ तो बैंक पे रुपीज आएंगे 90, सो इट विल बी 90,000. राइट? और जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर अकाउंट में, सो एंट्री विल बी 9%. अब क्योंकि यहां पर डिवेंचर डिस्काउंट में इश्यू है तो डिस्काउंट के इश्यू के लिए हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट.
राइट, ये भी होगा डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, राइट। और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहां पर था क्रेडिट 90,000 से, तो यहां पर डेबिट भी होगा 90,000 से। वी हैव 1,000 डिबेंचर्स और डिस्काउंट था ₹10 का, तो इट विल बी ₹10,000 और डिबेंचर अकाउंट में आएंगे ₹1 लाख, राइट। क्योंकि डिबेंचर पार में रीडिंग कर रहे हैं, सो नो एडजस्टमेंट, इसके लिए कुछ भी एडजस्टमेंट पास नहीं करेंगे। So in every case, rules will be same. Got it? And now, students, we have last situation. 1,000 debenture issued at ₹90 and redeemable at ₹15. It means debenture को हम लोगों ने issue किया हुआ है, issued at discount, जबकि debenture को redeem कर रहे हैं at premium. Got it? यहां पर हमने डिबेंचर होल्डर से लिया ₹90, जबकि हमको रिटर्न कर रहे हैं ₹105, तो बच्चों देखने पर लॉस लग रहा है ₹15 का। बट ऑलवेज रिमेंबर, आपको ये लॉस हमेशा फेस वैल्यू से ही कंपेयर करना है, चाहे डिबेंचर पार में इश्यू हो, चाहे प्रीमियम में या फिर डिस्काउंट में। गॉट इट? सो लॉस ऑन इश्यू हमारे पास ₹5 का ही होगा, राइट। तो इस केस में फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, so we have 1,000 डिस्काउंट में इश्यू है तो 90,000, so 90,000 will be debited and 90,000 will be credited। ये तो हुआ बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री होगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिबेंचर डिस्काउंट में इश्यू है तो हमारे पास एक अकाउंट होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट, ये भी होगा डेबिट, अगेन ड्रॉप सिंगल लाइन, और यहां पर आएगा 9% डिबेंचर अकाउंट, राइट। सो 1,000 डिबेंचर है, डिस्काउंट की अमाउंट है ₹10, सो इट विल बी 90,000, इट विल बी 10,000 एंड 1 लाख, राइट। तो हमारी इश्यू की एंट्री हो चुकी है कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट पास प्रीमियम के लिए। सो ओपन होगा अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 1,000 इंटू ₹5 से, सो इस 5,000 को हम लोग एडजस्ट करेंगे, यहां पर अकाउंट ओपन करेंगे लॉस ऑन इश्यू अकाउंट, राइट, एंड दिस विल बी ₹5,000। क्लियर है? सो इस तरह से हम लोग जर्नलाइज करते हैं। अगर कोई कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है विद द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन, यानी कि इश्यू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के दो मेन पार्ट है, एक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और सेकेंड पार्ट है हमारी जर्नल एंट्रीज, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो डिबेंचर में जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें कंपनी के पास बेसिकली 3 ऑप्शन होते हैं। या तो कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट एनुअली करती है, या फिर करती है हाफ ईयरली, और या फिर करती है क्वार्टरली। राइट?
तो जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला भाई सिंपल फॉर्मूला है कि टोटल डिबेंचर इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टी अपॉन 12 एंड टी इज द टाइम पीरियड, राइट। सो स्टूडेंट्स, अगर इंटरेस्ट पे होता है डिबेंचर में एनुअली देन टी विल बी 12 एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विल बी टोटल डिबेंचर इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12 अपॉन 12, राइट। ये तो किसके लिए है? अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एनुअली पे होता है, और अगर ये पे होता है हाफ ईयरली then T will be 6 and the formula will be total debenture into rate upon 100 into 6 upon 12 and similarly अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे होता है क्वार्टरली then T is equal to 3 and interest on debenture will be total debenture into rate upon 100 into 3 upon 12. So students, in different cases में हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, राइट। तो ये तो था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ लेट अस टेक सेकंड पार्ट, जर्नल एंट्री। तो हम समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के केस में जर्नलाइज्ड ट्रांजैक्शंस को किस तरह से किया जाता है, राइट। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, जब भी एग्जाम में डिबेंचर का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको इंटरेस्ट की एंट्री करने के लिए कहा जाता है, तो क्वेश्चन में डिबेंचर के इश्यू करने की कंडीशन भी गिवन होती है। सो रिमेंबर, आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री भी करनी पड़ेगी। गॉट इट? तो इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड एंट्री हम पास करेंगे डिबेंचर के इंटरेस्ट के ड्यू होने की, और ड्यू होने की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और इसको हम ड्यू करेंगे डिबेंचर होल्डर के लिए। सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट, राइट, and narration will be being interest on debenture due. So students, रिमेंबर, ये एंट्री जब भी हम लोग पास करेंगे तो अगर हमारे पास है ईयरली तो ये एंट्री पास होगी 31 मार्च को, राइट। और अगर है हाफ ईयरली देन एंट्री विल बी पास 30 सितंबर, और एक एंट्री पास होगी 31 मार्च को। इज दैट क्लियर? और अगर आपने इंटरेस्ट का पेमेंट करना है क्वार्टरली, इन दैट केस तो ये एंट्री पास होगी 4 टाइम्स, और फर्स्ट एंट्री विल बी 30 जून, सेकेंड एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट के लिए 30 सितंबर, देन थर्ड एंट्री पास होगी 31 दिसंबर को, और फोर्थ एंट्री पास होगी 31 मार्च को, राइट। सो रिमेंबर, अगर इंटरेस्ट ईयरली पे करना है देन एंट्री केवल एक ही एंट्री पास होगी 31 मार्च को, और अगर हाफ ईयरली पे करना है इन दैट केस 30 सितंबर और 31 मार्च को, और अगर इंटरेस्ट की पेमेंट क्वार्टरली करनी है देन एंट्री पास होगी 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को। थर्ड एंट्री, पेमेंट फॉर इंटरेस्ट। पेमेंट फॉर इंटरेस्ट की एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, to bank, and direction will be being interest paid. Right? Again similarly ये एंट्री भी 3 टाइम्स पास होगी, यानी कि ड्यू की एंट्री और
पेमेंट की एंट्री, राइट। ईयरली के केस में सिंगल टाइम, हाफ ईयरली में 2 टाइम्स और क्वार्टरली में 4 टाइम्स। और फाइनली इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हम लोग ट्रांसफर करेंगे अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और उसके लिए एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और बच्चों ये एंट्री सिर्फ 1 टाइम यानी कि 31 मार्च को ही पास होगी, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट साल में एक ही बार बनाते हैं, राइट। सो इस तरह से ये 4 एंट्री हम लोग पास करेंगे फर्स्ट ईयर में, गॉट इट। और इसके बाद सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ यानी कि सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ एंट्री हम लोग पास करेंगे एवरी ईयर, जब तक कि आपका डिबेंचर रिडीम नहीं होता है, यानी कि जब तक आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं, तब तक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पेमेंट फॉर इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की एंट्री आपको हर साल करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि एग्जांपल से। ऑन 1 अप्रैल 2024 एक्स लिमिटेड इश्यू 1000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5, रिडीमेबल एट ₹110। The interest is payable half yearly, pass necessary journal entry. So students, सबसे पहले हम लोग पास करेंगे डिबेंचर को इश्यू करने के लिए एंट्री, और हमारे पास यहां पर इश्यू डेट प्रीमियम और प्रीमियम ₹5 का, और रिडीमेबल है वो भी एट प्रीमियम एंड इट इज ₹10। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इश्यू के लिए एंट्री पास करेंगे एंड इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू and this entry will be passed on April 1st and 1000 डिवेंचर्स है, क्योंकि डिवेंचर 5 प्रीमियम में इश्यू है ₹5 के, तो हमारे पास बैंक में आएंगे ₹105 एंड टोटल अमाउंट विल बी 1,05,000, राइट। नरेशन विल बी बीइंग application and allotment money received, right। अप्रैल 1 को ही हम इसकी सेकेंड एंट्री पास करेंगे, जब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को ट्रांसफर करते हैं हम अपने डिबेंचर अकाउंट में। सो इट विल बी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट to 9% डिबेंचर account and 2 securities premium and we have 1000 डिबेंचर फेस वैल्यू 100 की, 1000 डिबेंचर सिक्योरिटीज प्रीमियम है ₹5 का। सो एंट्री विल बी 1,05,000 डेबिट, 1 लाख विल बी क्रेडिटेड 5,000 प्रीमियम के लिए। अब क्योंकि रिडीमेबल की कंडीशन प्रीमियम में है, तो इस प्रीमियम के लिए हम लोग पास करेंगे एक एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट विल बी 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और 1000 टू प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन एट ₹10 का। सो इट विल बी 10,000 और इस 10,000 को एडजस्ट करेंगे बाय लॉस ऑन इश्यू, इट विल बी डेबिटेड विद ₹10,000। सोचो इस तरह से हम लोग एंट्री पास करेंगे डिबेंचर के लिए, राइट। नाउ कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर की टोटल फेस वैल्यू है ₹1 लाख की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% एंड मंथ्स है, क्योंकि इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे करना है, इट मींस T विल बी 6/12।
एंड दिस कम्स 4,500। तो बच्चों फर्स्ट इंटरेस्ट का पेमेंट की एंट्री होगी सितंबर 30th को, गॉट इट। और एंट्री होगी पहले ड्यू के लिए, सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर होल्डर, and amount will be 4,500। तो बच्चों ये तो एंट्री होगी ड्यू के लिए पास। राइट, और सितंबर 30th को हम इसको पे करेंगे, तो एंट्री विल बी 9% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, right, and it will be 4,500, right। Now similar entry will be passed for on 31st March, क्योंकि हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करना है, तो फर्स्ट हाफ ईयरली होगा 30 सितंबर को, सेकंड हाफ ईयरली होगा 31 मार्च को। सो एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर to 9% डिबेंचर होल्डर 4,500, और मार्च 31st को ही हम इनको पेमेंट करेंगे। सो एंट्री विल बी ऑन मार्च 31st 9% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, $4,500। सो स्टूडेंट्स पूरे ईयर में हमने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया है टोटल 9,000 रुपीज का इंटरेस्ट। सो मार्च 31st को इस इंटरेस्ट और डिबेंचर को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, एंड अमाउंट विल बी टोटल 9,000। सो प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री एक ही टाइम करेंगे 31 मार्च को। सो स्टूडेंट्स ये पांचों एंट्री का सेट आपको एवरी ईयर पास करना पड़ेगा, राइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 1 ईयर के लिए एंट्री पास करनी है, 2 ईयर के लिए या 3 ईयर के लिए, सो सेम एंट्रीज आप रिपीट करेंगे फॉर एवरी ईयर, राइट। सो बच्चों इस तरह से हम लोग जनरलाइज करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को, राइट। सो बच्चों वी हैव अ टॉपिक इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये कोलैटरल सिक्योरिटीज क्या होता है। मान लीजिए कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है और लोन की अमाउंट है 10 लाख रुपीज। तो जब भी कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है देन बैंक आस्क फॉर ए सिक्योरिटी, राइट। यानी कि बैंक आपको मोर्टगेज करने के लिए या एज ए सिक्योरिटी कुछ एसेट्स रखने के लिए बोलता है, गॉट इट। तो इस केस में कंपनी बैंक को या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे भी कंपनी लोन ले रही है, तो कंपनी उसको ऑफर करती है कि वो एज सिक्योरिटीज यानी कि एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी सेम अमाउंट या फिर उससे ज्यादा अमाउंट का डिबेंचर मोर्टगेज करती है, यानी कि अपने डिबेंचर ऑफर करती है, राइट। और इसके लिए कंपनी नए डिबेंचर इश्यू करती है फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी। इज दैट क्लियर? तो इसकी अकाउंटिंग के लिए हमारे पास है दो मेथड। एक, नो जर्नल एंट्रीज टू पास्ट, यानी कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेगी,
और सेकंड ऑप्शन है अगर इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री पास करना है इन दैट केस। क्लियर? तो दिस इज ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 2। गॉट इट? तो हम इन्हीं दोनों कंडीशन को समझते हैं। यही दोनों कंडीशंस आपके एग्जाम में आती है कि डिवेंचर आर इश्यूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। गॉट इट? सो बच्चों, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल इसी अमाउंट के साथ। देन कंपनी ने बैंक लोन लिया हुआ है 10 लाख रुपीज का एंड ऑफर 12,008% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। सो हम लेंगे पहला ऑप्शन नंबर 1। इट मींस इट मींस कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करती है। इन दैट केस इन डिवेंचर्स को हम शो करेंगे डायरेक्टली अपनी बैलेंस शीट में, और उसके लिए हम लोग बनाएंगे अपनी एक्सपेक्टेड बैलेंस शीट और उसमें शो करेंगे इन डिवेंचर्स को। तो बैलेंस शीट में हमारे पास होती है हमारी साइड, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, और इसका हेड होगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। एक सब हेड होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास अमाउंट होगी ₹10 लाख की। तो ये तो हमारे पास मेन बैलेंस शीट, और कंपनी के केसेस में पता है कि किसी भी बैलेंस शीट के लिए डिटेल के लिए बनता है उसका नोट्स टू अकाउंट। सो नाउ प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। वी हैव अ सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर हम शो करेंगे अपने बैंक लोन को, बैंक लोन ऑफ ₹10 लाख, और यहां पर इसका एक नोट आएगा, और नोट में हम लोग इस डिवेंचर को मेंशन करेंगे, राइट? सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 12,008% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो बच्चों, ये वो केस है जहां पर हमने जर्नल एंट्री पास नहीं करी और इन डिवेंचर्स को जो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इश्यू किए थे उसको इस तरह से शो करेंगे। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज द ऑप्शन नंबर 1। नाउ वी हैव सेकंड ऑप्शन, इफ अ जर्नल एंट्री इज पास्ड। तो इस केस में हम पहले करेंगे एक जर्नल एंट्री पास, देन इन डिवेंचर को शो करेंगे हम अपने बैलेंस शीट में, राइट? और इसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, और इसकी जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, राइट? एंड नरेशन होगी बीइंग 8% डिबेंचर इश्यूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। सो स्टूडेंट्स, रिमेंबर ऑलवेज पास नरेशन फॉर एवरी जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री में ही क्लियर होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई उसका बेसिक पर्पस क्या था, राइट? तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस केस में बैलेंस शीट में इन डिबेंचर्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में इनको हम लोग सिंपली एज ए नॉन करेंट लायबिलिटीज में, और हम यहां पर इसको दिखाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सब हेड में, एंड इट विल बी ₹10 लाख। ये तो है बैलेंस शीट। अब हम इन्हें शो करेंगे अपने नोट्स टू अकाउंट में। सो नोट्स टू अकाउंट में हमारे पास था सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हमारे पास आइटम था बैंक लोन
बैंक लोन था ₹10 लाख का, एंड यहां पर शो करेंगे 12,008% डिबेंचर, और इसकी अमाउंट होगी ₹12 लाख, और इसमें से लेस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ₹12 लाख। इज दैट क्लियर? तो अगर आप जर्नल एंट्री पास करते हैं, देन यू विल नीड टू ओपन ए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। बैलेंस शीट में सिंपली शो करेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज के सब हेड में एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये तो हमारी लोन की अमाउंट होगी। और जब इसका नोट्स टू अकाउंट बनेगा तो नोट्स टू अकाउंट में अगेन मेन आपका बैंक लोन रहेगा 10 लाख का, और इन डिबेंचर्स को यहां पर शो करेंगे 12,008% डिबेंचर लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट एट ₹12 लाख। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अकाउंटिंग की जाती है उन डिबेंचर्स की जिनको एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया जाता है। गॉट इट? तो बच्चों शुरू करते हैं अपना टॉपिक, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। बच्चों टॉपिक का नाम जितना बड़ा है चैप्टर उतना ही इजी है। इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी कंपनी अगर किसी एसेट को परचेज करती है, यानी कि परचेज ऑफ एसेट, या फिर परचेज ऑफ ए बिजनेस, या फिर पेमेंट फॉर अंडरराइटिंग्स, और एंड फोर्थ है पेमेंट टू प्रमोटर्स। इन सभी केसेस को हम लोग पढ़ चुके हैं इश्यू ऑफ शेयर में। तो कंपनी इन पेमेंट्स के लिए जैसे शेयर इश्यू करती है, उसी तरह से इन पेमेंट्स के लिए डिबेंचर भी इश्यू करती है। गॉट इट? तो इन सभी केसेस में जर्नल एंट्री जब हम लोग पास करते हैं, तो जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, राइट? और सेकेंड एंट्री पास होती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। गॉट इट? और इस केस में अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को करते हैं क्रेडिट, और अगर डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट को करते हैं डेबिट, राइट? तो पेमेंट के लिए फर्स्ट कंडीशन हो गई है एट पार की, और अगर कंपनी एट प्रीमियम यानी कि डिबेंचर को इश्यू किया जाता है प्रीमियम में, इस केस में यहां पर एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट? और अगर हम इसी पेमेंट को करते हैं बाय इश्यूइंग डिबेंचर एट डिस्काउंट, तो उस केस में वेंडर वाली एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट हम ओपन करेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। गॉट इट? तो ये एंट्री होगी। और शेयर्स इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर की तरह यहां पर भी इंपॉर्टेंट होता है नंबर ऑफ डिबेंचर को कैलकुलेट करना। सो नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला है, नेट कंसिडरेशन अपॉन नॉमिनल वैल्यू। गॉट इट? तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम लोग लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। सो स्टूडेंट्स चलिए समझते हैं इस टॉपिक को अपने के एग्जांपल से। सो वी हैव एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम जेड लिमिटेड, पेड ₹2,000 immediately by issuing a check
and balance by issuing 9% debenture. Pass necessary journal entry in following cases. Case number 1, 9% debenture of rupees 100 each. Second case, 9% debenture issued of rupees 100 each at a premium of rupees 10 and 9% debenture, and third case 9% debenture issued of rupees 10 each at a discount of rupees 10. Students, हमारे पास यहां पर है 3 केसेस, तो हम फर्स्ट केस लेंगे. केस नंबर 1, 9% डिबेंचर, ऑफ रुपीज 100 ईच. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम लोगों ने किया था इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में, यानी कि क्वेश्चन का एक पार्ट होगा कैलकुलेशन के लिए, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स, और दूसरा पार्ट होगा उसके जर्नल एंट्रीज के लिए. राइट? सो लेट अस टेक फर्स्ट कैलकुलेशन. तो यहां पर हम लोग पहले करेंगे कैलकुलेशन, एंड वी हैव परचेज कंसिडरेशन तो एसेट्स की वैल्यू थी रुपीज 2 लाख एंड लेस पेड बाय चेक रुपीज 2000. So 1,98,000 we have net consideration. Right? अब डिवेंचर की फेस वैल्यू हमारे पास रुपीज 100. राइट? अब इस केस में ना तो प्रीमियम और ना ही डिस्काउंट है, देन सेम विल बी नॉमिनल वैल्यू. Right? Now calculate number of debentures. So number of debentures के लिए फॉर्मूला था net consideration upon nominal value, and net consideration 1,98,000 divided by 100, this comes 1980. Right? सो ये हमारे पास है नंबर ऑफ डिवेंचर्स. गॉट इट? अब हम पास करेंगे इसके लिए जर्नल एंट्री. तो जर्नल एंट्री में हमने परचेस किए थे मशीनरी, तो मशीनरी थी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू, हमारे वेंडर था जेड लिमिटेड, तो जेड लिमिटेड एंड it will be rupees 2 lakh. So students, always remember ड्यू की एंट्री हम जब भी पास करेंगे फुल वैल्यू के लिए करेंगे एसेट्स की. तो बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम जेड लिमिटेड. राइट? और उसके बाद हम लोग करेंगे इसके पेमेंट की एंट्री. तो पेमेंट की एंट्री होगी Z लिमिटेड डेबिटेड टू, हमने 2000 पे किया है बाय चेक, तो टू बैंक, और Z लिमिटेड को हमने पे करना है रुपीज 2 लाख, और चेक हमने पे किया है 2000 रुपीज का. तो बैलेंस अमाउंट विल बी बाय इश्यूइंग 9% डिबेंचर्स. तो इसमें आएगा 9% डिबेंचर अकाउंट, and this will be of rupees 1,98,000. Got it? So this is the case number 1. Right? So now we have second case, 9% debenture of rupees 10 each at a premium of rupees 10. तो बच्चों इस कंडीशन में भी परचेस कंसिडरेशन यानी कि नेट परचेस कंसिडरेशन की कैलकुलेशन सेम रहेगी, बट यहां पर फेस वैल्यू के ऊपर है प्रीमियम
and premium of rupees 10, so nominal value will be rupees 110. और यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर. फॉर्मूला विल बी सेम, नेट कंसिडरेशन अपॉन नॉमिनल वैल्यू. And we have net consideration 1,98,000 divided by 110, and this time 1,800 debentures, right? So now journal entry will be, तो बच्चों फर्स्ट एंट्री तो वही होगी, यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट to Z Limited, and it will be by rupees 2 lakh. Narration will be same, being a machinery was purchased from Z Limited, right? अब Z Limited को पेमेंट के लिए एंट्री विल बी इन दिस वे. Z Limited को पे करना है हम लोगों ने 2 लाख रुपीज, यानी कि जितने अमाउंट से यहां पर क्रेडिट हुआ था सेम अमाउंट से डेबिट होगा टू बैंक. 2000 हमने पे किया है चेक से, बाकी हम लोग पे करेंगे डिबेंचर से. सो 9% डिबेंचर अकाउंट. और बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर है 1800, तो 1800 इंटू फेस वैल्यू है 100, और यहां पर आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम. और 1800 डिबेंचर्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम है रुपीज 10 का, सो इट विल बी 1,80,000, एंड 18,000 का होगा हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट, राइट? सो दिस इज केस नंबर 2. नाउ वी हैव केस नंबर 3. 9% डिबेंचर एट ₹10 each at a discount of ₹10. So also in this case purchase consideration will remain same. और अब हमारे पास है यहां पर डिस्काउंट, और डिस्काउंट का अमाउंट है ₹10. सो नॉमिनल वैल्यू विल बी ₹90. एंड नाउ नंबर ऑफ डिवेंचर्स, फॉर्मूला विल बी सेम, यानी कि नेट कंसिडरेशन अपॉन nominal value. So we have net consideration 1,98,000 and nominal value is ₹90. So 9 2 is 18, 9 2 is 18, 2,200 debentures, right? और इस केस में भी and first entry will remain same, यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू Z Limited ₹2 lakh, being a machinery purchase from Z Limited, और Z Limited को पेमेंट की एंट्री होगी Z Limited अकाउंट डेबिट विद ₹2 lakh. अब हमारे पास यहां पर एक डिस्काउंट, और जब भी किसी डिबेंचर में डिस्काउंट होता है तो हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू, और क्योंकि डिस्काउंट एक तरह का लॉस है तो डिस्काउंट होगा डेबिट. सो यहां पर डिस्काउंट ऑन इश्यू को करेंगे डेबिट. अब बच्चों डिस्काउंट ऑन इश्यू की अमाउंट आएगी वी हैव 2,200 डिबेंचर इंटू ₹10, क्योंकि डिस्काउंट कितने का है ₹10 का, नंबर ऑफ डिबेंचर है 2,200, राइट? सो इट विल बी 22,000, एंड यहां पर 2 बैंक, और बैंक में अमाउंट आएगा ₹2,000, एंड टू 9% डिबेंचर अकाउंट, और नंबर ऑफ डिबेंचर वी हैव 2,200, और डिबेंचर की फेस वैल्यू है ₹100 की. सो इट विल बी 2,20,000.
सो डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट मस्ट बी इक्वल, और ये इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग एंट्री पास करते हैं जब किसी एसेट्स को परचेज किया जाता है बाय इशूइंग डिबेंचर विथ फॉलोइंग कंडीशंस। सो स्टूडेंट्स, यहां पर मशीनरी की जगह कोई भी एसेट हो सकती है, या फिर कोई कंपनी अगर किसी बिजनेस को परचेज करती है, जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में, तो यहां पर बिजनेस परचेज के लिए हो सकता है, बट एंट्रीज विल रिमेन सेम, राइट। सो इन केसेस को समझने के लिए यू कैन रेफर टू दैट वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, राइट। So students, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned